गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 2 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं। हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीबॉडी। सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। उसे रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए हमने उसका एक मैराथन सेशन जो है वो भी हम लेके आए हैं। उसको आप वॉच कर सकते हैं सो दैट आपकी रिवीजन जो है वो साथ के साथ होती रहे और प्रीलिम से पहले आपको सोचना ना पड़े कि क्या आपको दोबारा से सारे करंट अफेयर्स करने हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं आज एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में देखेंगे, रेफरेंडम के बारे में देखेंगे, एक क्वेश्चन टूरिज्म इन इंडिया के बारे में है, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सैंडलवुड स्पाइक डिसीज को लेकर, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के ऊपर भी आर्टिकल दिया था, इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हमारा टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रहने वाला है और एम सेसेशन प्रोग्राम क्या है इसको यहाँ पे देख के ईएसजी फंड्स को डिस्कस करेंगे। देन फाइनली जो पूरा लेक्चर है उसे हम करेंगे रिवाइज। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप नेटमॉक या प्रिंस लूथरा टाइप करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम जो रहेगी वो कुछ इस तरीके से है, आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे 60% से आप ज्यादा स्कोर करते रहते हैं तो प्रीलिम्स में पास होने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। लेसन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग नागोर्नो काराबाख रीजन। अभी रिसेंटली ये रीजन न्यूज में था। पूछा गया है कि कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये एक डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या वो आर्मेनिया अजरबैजान है, जॉर्जिया आर्मेनिया है, टर्की अजरबैजान है या आर्मेनिया टर्की है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यहाँ पे देखा गया। इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर बात करी जाए नागोर्नो काराबाख रीजन की, तो यहाँ पे अभी हैवी क्लैशेस जो थी वो न्यूज में आपको देखने को मिली होंगी। नागोर्नो काराबाख रीजन जो है यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 95% एथनिकली अर्मेनियन है, तो मतलब 95% लोग जो है वहां पर अर्मेनियन है। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय अजरबैजान। रिलीजन में भी डिफरेंस है। देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा है जहां पे रहने वाले लोग तो अर्मेनियन है, ठीक है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। हालांकि कंट्रोल किया जाता है अजरबैजान के द्वारा, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो इसी वजह से जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी यहां पर क्लैशेस हैं दोनों रिलीजन के बीच में, लोगों के बीच में, वो होती रहती है। तो वैसे रीजन किसका है? रीजन अजरबैजान का है, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। लेकिन जो पॉपुलेशन रहने वाली है 95% वो अर्मेनियन है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करती है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो आर्मेनिया की तरफ से हो या अजरबैजान की तरफ से हो, वो इस इश्यू को और भी ज्यादा फ्यूल देते रहते हैं, और भी ज्यादा इस चीज को भड़काते रहते हैं, और इसी वजह से क्लैशेस जो है होती हैं और दोनों तरफ से इनोसेंट लोग, वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, वो मारे जाते हैं। चलिए, ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रेफरेंडम को लेकर। पूछा गया रेफरेंडम ऑन फ्री मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो यहां पे स्विट्जरलैंड इज अ मेंबर ऑफ ईयू। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। हुआ क्या है, देखिए, फ्री मूवमेंट के ऊपर ना एक रेफरेंडम हुआ है। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या होता है, इनकी जो डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंट्री को लेके होता है ना, उसके ऊपर इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इवन वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी और द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है वहां पर इस तरह की डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है कि जो क्वेश्चन होता है वो लोगों के सामने रखा जाता है कि ये इशू है, अब आप बताइए क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल के ऊपर भी रेफरेंडम कराया गया और 62% लोगों ने कहा कि हम ऐसा फ्री मूवमेंट को बंद नहीं करना चाहते, वाइल 38% लोगों ने कहा कि हम फ्री मूवमेंट को बंद करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्विस पीपल दे हैव रिजेक्टेड अ बिट टू रिड्यूस इमिग्रेशन फ्रॉम द ईयू। तो उन्होंने जो इमिग्रेशन को रिड्यूस करने की बिट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब फ्री मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या ईयू का मेंबर है? नहीं, स्विट्जरलैंड जो है ईयू का मेंबर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड, इट अलाउज पीपल टू मूव एंड वर्क फ्रीली इन ऑल 27 ईयू कंट्रीज एज वेल एज स्विट्जरलैंड। तो ये जो पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट का रेफरेंडम था, क्या ये अलाउ करता है कि 27 ईयू की कंट्रीज और साथ में स्विट्जरलैंड के अंदर लोग फ्रीली काम कर सकते हैं, फ्रीली
फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यस, इसी चीज को स्विट्जरलैंड के लोगों ने अभी अपना सपोर्ट दिया है। तो इंपॉर्टेंट यहां पे उनका एक डेमोक्रेसी का जो टाइप है वो भी है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की डेमोक्रेसी जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लोगों के सामने रख के उनसे इलेक्शन करवाया जाता है, उनसे हाँ या ना करवाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है, वो इंडिया में फॉलो किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुनने के लिए एमएलए एमपी के जो इलेक्शंस होते हैं हम लोग वोट देने जाते हैं। अदरवाइज जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वही हमारे बिहाफ पे उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्विट्जरलैंड जैसा सिस्टम जो है वो इंडिया में भी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? प्लस माइनस जो भी चीजें आप बोलना चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई जरूर करिएगा कि मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्योंकि, और अपना रीजंस दीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं नहीं, ऐसा जो सिस्टम है नहीं होना चाहिए, और अपने रीजंस जो है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टूरिज्म इन इंडिया को लेकर है। पूछा गया है टूरिज्म इन इंडिया को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि सिंस 1980 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहली कहती है देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो टूरिज्म के मामले में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी इन 2019 वाज 9.3%। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है वो भी दिया हुआ है। साथ ही एप्लीकेशन वाज लॉन्च टू असिस्ट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए साथ ही एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, साथ ही एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ताकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके, सेफली उसको ऑपरेट किया जा सके। साथ में ही जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को एनहेंस किया जा सके। तो यहाँ पे साथ ही एप्लीकेशन के बारे में जो चीज दी है वो करेक्ट है। एट द सेम टाइम बात करें जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन का, टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा योगदान देती है, तो अराउंड 10% का योगदान यहाँ पे दिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हमारे यहाँ पर हैं? तो यस, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप बताइएगा कि कितनी इसमें से नेचुरल साइट्स हैं, कितनी मिक्स्ड साइट्स हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मिक्स्ड साइट्स बताइएगा, नेचुरल साइट्स बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। पहली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रिसेंटली टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया और काफी सारे फैक्ट्स भी जो थे इसको लेकर न्यूज में थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के बारे में। रिसेंटली ये जो डिसीज है न्यूज में थी, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली कहती है इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा की वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज होती है। द डिसीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन तमिलनाडु। सबसे पहले इसे तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। देयर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ फॉर द इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन का अभी तक कोई क्योर नहीं मिला है। सोचिए। चलिए, तो सैंडलवुड ट्रीज जो हमारे यहाँ पे हैं उनको सबसे बड़ा खतरा हो रहा है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज की वजह से। पहली बार इसको कर्नाटका में 1899 में कोडागु रीजन के अंदर इसे रिपोर्ट किया गया था। सो इट इज नॉट इन तमिलनाडु, रादर इट इज इन कर्नाटका। फाइटोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल पैरासाइट्स जिसकी वजह से प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और ये जो है इंसेक्ट वेक्टर्स को ट्रांसमिट कर देता है और इस वजह से प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन भी इस वायरस का हो सकता है, इस डिसीज का हो सकता है। देयर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ। अभी तक इसकी कोई भी क्योर नहीं अवेलेबल है। तो यस, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कॉज करी जाती है और प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन भी इसका हो सकता है। एट द सेम टाइम अभी तक इसका कोई भी इलाज जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, प्रेजेंटली देयर इज नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री। तो अगर कोई भी एक ट्री इससे इन्फेक्ट हो गया तो उसे पूरा काटना पड़ता है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोर देन 1 मिलियन सैंडलवुड ट्रीज जो है इसी की वजह से काटे जा चुके हैं, उन्हें रिमूव किया जा सके क्योंकि उनको सैंडलवुड स्पाइक डिसीज हो गई थी और इस वजह से जो ये रीजन है और खासतौर पे सैंडलवुड के लिए जो इसमें लोग जिनको जीविका मिलती है इससे, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में, डीएपी के बारे में। पूछा गया डीएपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है
इट कंटेन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन फ्रॉम द कैपिटल बजट ऑफ द एमओडी। ये क्या करता है, इसके अंदर पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर होते हैं प्रोक्योरमेंट को लेकर एंड एक्विजिशन को लेकर, जो कि एमओडी के बजट के अंदर होता है। द फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर दैट इज डीपीपी जो है, इसको 2002 के अंदर प्रोमलगेट किया गया था। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली जो डीपीपी है या फिर डीएपी कहेंगे आप तो इसको, ये न्यूज में था रिसेंटली, न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, डीएपी जो है, जिसको पहले डीपीपी कहा जाता था, दैट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, 2020 के लिए इसे रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और इसी वजह से ये न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था। क्या ये पॉलिसीज और प्रोसीजर को कंटेन करते हैं कि कैसे प्रोक्योरमेंट करना है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्विजिशन कैसे करना है, जो जिसमें कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैपिटल बजट को यूज करेंगे। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैपिटल बजट को यूज करते हुए कैसे हमें प्रोक्योर करना है, कैसे हमें एक्वायर करना है, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जब इसे डीपीपी कहा जाता था, अब इसे डीएपी कहा जाता है, ये 2002 में आया था। ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, उससे पहले आप प्रीलिम्स प्लस मेंस हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसके अंदर जो भी सीरीज अभी तक आप स्पेक्ट्रम एमसीक्यू की सीरीज, लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे, साथ में मेंस आंसर राइटिंग, ये सब चीजें क्लब करके आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर मिलती हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप exam.netmock.com पे डायरेक्टली जाके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो PL10 कोड को यूज कर लीजिएगा। PL10 इज माई कोड। इससे होगा कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने मेरा कोड यूज किया है। देन आई विल एड यू इन माई स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने PL10 कोड को यूज किया है उनके साथ स्पेशल गाइडेंस जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इससे होगा क्या, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्री का, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2018। इसे 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और जो फंडिंग और मैनेज इसको किया जाएगा वो DRDO के द्वारा किया जाएगा। सोचिए क्या इसके बारे में आंसर हो सकता है, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के बारे में पढ़े तो इसे शॉर्ट में IDEX कहते हैं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। IDEX जो है इसे ऑपरेशनलाइज किया गया है ताकि नेसेसरी इंक्यूबेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो स्टार्टअप्स को दिया जा सके। देखिए अगर बाकी की कंट्रीज देखें, यूएस के अंदर देखें तो काफी सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हैं। इसी वजह से उनको जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो बाकी किसी भी कंट्री को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जिसको वो बाद में पूरी दुनिया को सेल करते हैं। लेकिन यहां पे भी इस तरीके का कल्चर जो है वो डेवलप किया जाए, इसी वजह से IDEX आया है। ये स्केल अप करेगा 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स को। 60 न्यू टेक्नोलॉजीज यहां पे लाने की बात करी गई है आगे आने वाले 5 सालों में, और इसको फंड किया जाएगा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DIO के द्वारा इसे फंड किया जाएगा, ना कि DRDO के द्वारा। तो इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। IDEX का मेन काम है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर, ठीक है। इसमें बेसिकली MSMEs होगी हमारी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स हो गए, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हो गए, जो कि अकेले लोग भी अपने जो उनका घर का आप कह सकते हैं कि बेसमेंट्स होती हैं या गैराज होते हैं, उनके छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वहां पर वो अपनी लैब बना के बैठते हैं और नई नई चीजों को इजाद करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। तो यहां पे DIO इन्वॉल्व है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन पहली जो स्टेटमेंट है, इज इट एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, तो यस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि IDEX हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड, इसको ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि INSTC के बारे में पूछा गया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर कौन सी इसमें से कंट्री नहीं आते, कौन इसका पार्ट नहीं है, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, इंडिया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। तो यहां पे आपको इंडिया दिख रहा है, बंदर अब्बास ईरान में, देन ऊपर अजरबैजान भी इसमें इंक्लूडेड है, देन आगे मॉस्को रशिया है, और ये घूमता हुआ बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी से वापिस आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये इसका स्टैंडर्ड रूट है जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, और रेड जो है NSTC है। इसके अंदर कहीं पे भी आर्मेनिया आपको नहीं दिखा।
तो अर्मेनिया इसका पार्ट नहीं है, और हमने यही पूछा था कौन इसका पार्ट नहीं है। इंडिया अजरबैजान दोनों ही इसके पार्ट हैं, अफगानिस्तान भी है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ INSTC, अ मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप, इसमें शिप भी चलेगी, रेल भी चलेगी, एंड रोड का जो रूट होगा वो भी इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हमने पीछे देखा, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप को इसके अंदर यहां पर कवर किया गया। ठीक है, चलिए ये वैसे इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बात कर रहा है टोबैको सिगरेट्स के बारे में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज। सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज को लेकर कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है छत्तीसगढ़ हैज बैंड द सेल ऑफ सिगरेट्स इन 2020। तो छत्तीसगढ़ ने सिगरेट की सेल को बैन कर दिया है 2020 के अंदर। केरला का लोएस्ट प्रेवलेंस है टोबैको स्मोकिंग के अंदर एज पर द गैट्स डेटा। टोबैको प्रोडक्ट्स नीड टू बी सोल्ड विद ग्राफिक हेल्थ वार्निंग। तो टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको ग्राफिक हेल्थ वार्निंग के साथ सेल किया जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में इस वजह से था बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि अब लूज सिगरेट्स जो है, लूज सिगरेट्स या बीडीज को आप सेल नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, कंजम्पशन जो होगा टोबैको का वो काफी हद तक कम होने के चांसेस हैं। एज पर कोटपा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट जो है उसको कंप्लाई करते हुए ये स्टेप जो है लिया गया है। अकॉर्डिंग टू गैट्स क्या है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो कि 2016-17 में हुआ था, उसके हिसाब से हाउस होल्ड सर्वे जो कराया गया था इसमें 74,000 लोगों को लिया गया था, एज 15 ईयर्स या इससे बड़ी आयु के लोगों को, और ये पाया गया कि महाराष्ट्र के अंदर लोएस्ट प्रेवलेंस है टोबैको स्मोकिंग का पूरी कंट्री के अंदर। सो इट इज नॉट केरला, इट इज महाराष्ट्र। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट की बात करें तो रिसेंटली क्या छत्तीसगढ़ ने बैन किया है, तो यस, छत्तीसगढ़ हैज बैन द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो देखा जाए छत्तीसगढ़ ने तो पहले ही कर दिया था साल की शुरुआत के अंदर ही, और महाराष्ट्र ने अभी ये जो कदम है उठाया है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी के स्टेट्स भी इस कदम को उठाएं। तीसरी स्टेटमेंट काफी इजी है क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर जो ग्राफिक वार्निंग होती है वो मैंडेटरी होती है। तो यहां पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ग्राफिक वार्निंग होती है ये तो पता है हमें, लेकिन कितने परसेंटेज जो पैकेट होता है उसको ये कवर करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूं कि 70% कवर होना चाहिए, मतलब फ्रंट का जो उसका पैकेजिंग है 70% पे ग्राफिक वार्निंग होनी चाहिए। तो आप मुझे वो परसेंटेज बताइए कितने परसेंटेज वो मिनिमम कवर होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एम ससेशन के बारे में। पूछा गया एम ससेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है, टोबैको प्रोडक्ट से, मैटरनल केयर से रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही चीज से ये रिलेट करता है। चलिए डिस्कस करते हैं एम ससेशन के बारे में बात करें। सो इट इज एन इनिशिएटिव यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज ताकि टोबैको के यूज को खत्म किया जा सके। सो इट इज कंसर्निंग टोबैको प्रोडक्ट्स, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इट इज मैसेजिंग सर्विसेज एक्चुअली। तो मैसेज की एक सर्विस है जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ली गई है, जिसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें होगा क्या, दो इंडिविजुअल आपस में मैसेजिंग करके जो टोबैको प्रोडक्ट्स का यूसेज होता है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। एक इंडिविजुअल जो इस आदत को छोड़ना चाह रहे हैं, एक तरफ तो वो मैसेज होगा, उनको मैसेज किया जाएगा, दूसरी तरफ जो उनको सपोर्ट दे रहा है उनके द्वारा मैसेज किया जाएगा। तो ये मैसेजिंग सर्विसेज से एक बड़ी सिस्टम टाइप चीज क्रिएट करी जाएगी, और जिस इंडिविजुअल की आदत है और वो इसको छोड़ना चाहता है उसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देख सकते हैं हम एम ससेशन प्रोग्राम, क्रिएट योर क्विक प्लान विद एम ससेशन प्रोग्राम। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ESG फंड्स के बारे में पूछा गया, ESG फंड्स आर इंक्लूसिव ऑफ। ESG फंड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर एक फैक्टर होती है, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ESG फंड्स जो है ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। अभी रिसेंटली ICICI ने इसे लॉन्च किया और सबसे पहले SBI ने लॉन्च किया था। बट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में ये है कि ESG हियर स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशल, G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये शब्द इसलिए यूज करे गए हैं क्योंकि यहां पे ये कहा गया कि इट इज ए काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जिसके अंदर जो इन्वेस्टिंग होगी आपकी दैट विल बी सिनोनिमस विद सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग विच इज सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मोर ओवर
जब भी इस फंड के थ्रू किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उनको 3 बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है कि एनवायरमेंटली उसका स्कोर हाई होना चाहिए उस कंपनी का। अदरवाइज क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो है जिस भी कंपनी में उनको लगता है प्रॉफिटेबल रहेगी वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पे 3 चीजों को देखा जाता है कि ऐसी कंपनी जिसका एनवायरमेंट के अंदर स्कोर हाई है वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभा रही है वो कंपनी वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, और जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स है वो अच्छे हैं वहां पर इसको इन्वेस्ट किया जाता है। जो पर्टिकुलर फंड है इसको सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, क्योंकि यहां पे तीनों ही फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। 10th का आंसर हो जाएगा डी। अब 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको आंसर करना है, और लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया उस विनर को भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत हुई थी नागोर्नो कराबाख रीजन से। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। जो रीजन है वो अजरबैजान के अंदर है, लेकिन आर्मेनियन 95% लोग है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, और वैसे अजरबैजान जो है वहां पे वो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफरेंडम ऑन फ्री मूवमेंट के बारे में था, तो स्विट्जरलैंड ने यहां पर फ्री मूवमेंट को सपोर्ट किया है। जो स्विट्जरलैंड है इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईयू, ये भी ध्यान रखिएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टूरिज्म इन इंडिया के बारे में देखा था, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितनी मिक्स्ड है, कितनी नेचुरल है, ये आप मुझे बताने वाले हैं। 9.3% इसका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर। साथ ही एप्लीकेशन को टूरिज्म के लिए लॉन्च किया गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है, ट्री टू ट्री, प्लांट टू प्लांट में ट्रांसमिशन होता है, और सबसे पहले कोगाडू यहां पे कर्नाटका 1899 में पाई गई थी। पूरे ट्री को काटना पड़ जाता है क्योंकि क्योर अभी तक इसका अवेलेबल नहीं है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में, तो इट कंटेन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, किसका लेकर, एक्विजिशन को लेकर और प्रोक्योरमेंट को लेकर। यहां पे इसे डीपीपी कहा जाता था पहले, और अभी इसका नाम बदलकर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर रख दिया गया है। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए थे। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन को देखा था, इसके बाद हमने विच वॉज कंसर्निंग इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस, तो यहाँ पे इनिशिएटिव को देखा था ताकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा सके, जैसे कि दूसरी कंट्रीज में होता है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑपरेशनलाइज आईटेक्स को अभी रिसेंटली किया गया है, और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे फंड और मैनेज किया जाता है। देन डिस्कस हुआ था हमारा INSTC, इसमें देखा था अफगानिस्तान इंडिया दोनों ही है, लेकिन आर्मेनिया इसका पार्ट नहीं है। इसमें अजरबैजान भी आपको दिख जाएगा, मॉस्को रशिया भी है, और देन सेंट्रल एशिया के साथ साथ यूरोपियन रीजन भी है। देन यहाँ पे हमने सिगरेट्स के बारे में देखा था, छत्तीसगढ़ ने बैन किया है शुरुआत ऑफ द ईयर के अंदर, और बाद में अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने भी इसको किया। टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वार्निंग होती है उसकी परसेंटेज आप मुझे बताने वाले हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। देन डिस्कशन हमारा हुआ एम सेसेशन के बारे में, जो कि बड़ी सिस्टम के तौर पे मैसेज सर्विस को यूज करता है और टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कम करने के लिए चलाया गया है। फाइनली ESG के बारे में देखा था हमने, जिसमें 3 चीजें हैं, एनवायरमेंट, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस। इन 3 चीजों के बारे में बात करी जाती है। एक तरीके का म्यूचुअल फंड है और ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, सेबी द्वारा रेगुलेट इसे किया गया है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है टू विन द PDF, बताइएगा जिमेक्स क्या है, एक लाइन में मुझे बताइएगा। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर शहजाद ने दिया है, तो शहजाद आप हमें netbookprep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा कि जो आपको PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। जो मार्क्स है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया। अगर कम स्कोर किया है तो दोबारा से इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा 1 घंटे के अंदर, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, एंड देन आप टेलीग्राम पे इसकी PDF को ले पाएंगे और उसे रिवाइज जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाले NCERTs MCQs का आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।